कक्षा 10 अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और ज़्यादा प्रश्न इसमें बोर्ड क्लास में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे सरल बात, कार्बन का प्रतीक चिन्ह C और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। परमाणु क्रमांक 6 का अर्थ है नाभिक में 6 प्रोटॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में चक्कर लगाते हैं K में और 4 इलेक्ट्रॉन L कक्ष में चक्कर लगाते हैं। दूसरी बात, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 मतलब K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, अर्थात बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः निष्क्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए यह 4 इलेक्ट्रॉन देके C4+ धनायन बना देता है। निष्क्रिय गैस विन्यास करते हैं कि बाह्य कक्ष में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 होंगे। तो अब इसके बाह्य कक्ष में 4 है तो ये क्या कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन देके C4+ धनायन बना सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त कर सकता है, जिससे बाह्य कक्ष में 4 और 4 और ले लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, जिससे C4- ऋणायन बना सकते हैं। तीसरी बात इसके बारे में, कार्बन के बारे में, भूपर्पटी खनिज के रूप में कार्बन केवल 0.02% है, जो हमारे अयस्क के रूप में ये बहुत कम पाया जाता है, तथा वायुमंडल में CO2 के रूप में 0.03% उपस्थिति कम है। फिर भी कार्बन का हमारे संसार में बहुत अधिक महत्व है। चौथी बात, अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि इन यौगिक के आबंध से कोई आयन उत्पन्न नहीं होता। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि कार्बनिक यौगिक अधिकांश विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि आयन उत्पन्न नहीं करता है और आयन उत्पन्न नहीं करेंगे इनके यौगिक तो ये विद्युत का चालन नहीं करेगा। पांचवी बात, ये प्रश्न पूछा भी जाता है, कार्बन धातु चतुसंयोजक होता है। चतुसंयोजक करते इसके बाह्य कक्ष में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, 4 दे भी सकते हैं और 4 ले भी सकते हैं, इसलिए कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। छठी बात, कार्बन में संकलन का गुण पाया जाता है, मतलब कार्बन आपस में बहुत अधिक मात्रा में जुड़ सकते हैं। इनकी जो यौगिकों की श्रृंखला सीधी, शाखा युक्त और वलीय किसी भी रूप में हो सकती है। इसी कारण कार्बनिक यौगिक दुनिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कार्बन C आपस में, कार्बन और कार्बन आपस में एक बंध, द्विबंध और त्रिबंध बना सकते हैं। एक बंध, द्विबंध और त्रिबंध क्या होता है, इसे नेक्स्ट पॉइंट में अपन पढ़ेंगे। आठवीं बात, कार्बनिक यौगिक की संख्या कई मिलियन आगे गई है। कार्बन खुद तो शुद्ध रूप में कम है, लेकिन इसके यौगिक दुनिया में बहुत है। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी कार्बनिक यौगिक की संख्या इनसे अधिक है। बाकी जितने भी तत्व हैं उन सब के यौगिक एक तरफ और कार्बन से बने यौगिक एक तरफ ले तो कार्बन यौगिकों की संख्या उनसे कहीं ज्यादा है। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 4 कार्बन और उसकी यौगिक में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे सहसंयोजी बंध, जिसमें एक आबंध होता है, द्विआबंध होता है और त्रिआबंध। एक आबंध कब बनता है, द्वि कब बनता है और त्रि कब बनता है, जैसे उदाहरण से समझते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, H2 अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाओ। तो आप सब जानते हो कि हाइड्रोजन के बाह्य कक्ष में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। 2 हाइड्रोजन के तत्व के परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देके इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं और इससे एक सहसंयोजी आबंध बनता है। जैसा चित्र में दे रखा है, हाइड्रोजन का एक तत्व है, उसके पास एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के तत्व के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों आपस में एक आबंध सहसंयोजी बंध बनाकर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। इसको H' के द्वारा भी लिखा जाता है। एक आबंध होता है तो H और H के मध्य एक लाइन होती है। अब द्विआबंध कैसे बनता है, सहसंयोजी द्विआबंध। O2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2,6 होता है। K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्य कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। और बाह्य कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बंध बनाने के काम आते हैं, अर्थात ऑक्सीजन के बाह्य कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसको उत्कृष्ट गैस विन्यास मतलब बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः 2 ऑक्सीजन परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। देखिए, पहला ऑक्सीजन का परमाणु है चित्र में, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। दोनों आपस में जुड़ गए और 2-2 इलेक्ट्रॉनों का इन्होंने साझा कर लिया। अब दोनों ऑक्सीजन के बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार O2 अणु की रचना होती है। जब 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो इसे द्विआबंध सहसंयोजी बंध कहते हैं और इसको 2 परमाणु के मध्य डबल लाइन के द्वारा, तिरछी लाइनों के द्वारा दर्शाया जाता है। O डबल बॉन्ड O बोला जाता है। इस प्रकार O2 अणु का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे त्रिसहसंयोजी बंध कैसे बनता है। तो इसके लिए हम नाइट्रोजन अणु का उदाहरण लेते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,5। इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले कक्ष में K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्ष में 5।
अर्थात n के बाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। n को उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने मतलब अष्टक पूरा करने के लिए बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः नाइट्रोजन का एक परमाणु नाइट्रोजन के दूसरे परमाणु से आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है। देखिए चित्र में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे नाइट्रोजन की बाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, इससे दोनों नाइट्रोजन के बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 3-3 इलेक्ट्रॉन देने के कारण इसे त्रिसहसंयोजी बंध कहते हैं। इसे दो परमाणु के मध्य 3 लाइनों के द्वारा लिखा जाता है, n ट्रिपल बॉन्ड n। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक में आपका स्वागत है। प्रश्न पूछा जाता है मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। तो सबसे पहले आपको मेथेन का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, CH4। अब हम जानते हैं कि एक कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के पास एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन क्या करते हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन को दे देता है और एक एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके एकल सहसंयोजी 4 बंध बना देता है। मेथेन के एक कार्बन परमाणु में 4 हाइड्रोजन परमाणु से अलग अलग 4 एकल सहसंयोजी बंध बनाता है। चित्र में दिखाया देखो, कार्बन क्रॉस के द्वारा कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए, डॉट के द्वारा हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन 4 अलग अलग हाइड्रोजन से एकल बंध बना देता है, जिसकी संरचना आपको दिखाई दी है। अब दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन के 3 प्रचलित अपर रूप है जो 10th बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। पहला है हीरा। इसमें कार्बन प्रत्येक परमाणु अन्य 4 कार्बन से एकल बंध द्वारा जुड़ा रहता है। अब हीरे में बहुत सारे कार्बन होते हैं और प्रत्येक कार्बन अलग अलग 4 कार्बनों से एकल बंध द्वारा जुड़ा रहता है। इस प्रकार एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना प्राप्त होती है और इससे प्राप्त होने वाला हीरा है वो प्रकृति का अभी तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। चित्र में देखिए, कार्बन अन्य 4 से एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। दूसरा अपर रूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। हीरे में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा था, ग्रेफाइट में 3, लेकिन इसे अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए 3 कार्बन से जुड़ने पर एक बंध द्विबंध होता है, जिसमें से एक बंध द्विबंध होता है। यह चिकना और फिसनशील पदार्थ होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, अधातु होते हुए भी ये सुचालक है। और तीसरा इसका अपर रूप है फुलेरिन। फुलेरिन के अंदर भी C60 कार्बन पाया जाता है। इन तीनों के बारे में लगभग प्रश्न पूछा जाता है। धन्यवाद। कार्बन और उसके यौगिक पाठ के अंतर्गत आए हुए प्रश्न पहला पूछा गया है, CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम कैसे बनेंगे। CO2 का अर्थ एक कार्बन के परमाणु से 2 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े हुए। तो सबसे पहले हम कार्बन का C बराबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2,4। 2 का अर्थ है पहले के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्य कक्ष में 4। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2,6। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब एक गोले के अंदर हम कार्बन बना लेते हैं और इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्य कक्ष के 4 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के द्वारा दर्शाएंगे। ऑक्सीजन के बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को 6 के द्वारा दर्शाएंगे। अब देखिए, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्ष में पूरे करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ऐसे ही करके C के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेता है। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीजन कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ में द्विसंयोजी बंध बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। CO2 में एक कार्बन परमाणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर द्विसंयोजी बंध बनाते हैं। इतना लिखना है आपको। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने S8 सल्फर अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। अब इसको बनाने के लिए पहले तो सल्फर का आपको परमाणु क्रमांक ध्यान होते हैं 16। अब 16 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, 2,8,6। अब देखिए, इसके बाह्य कक्ष 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब प्रत्येक सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब 8 सल्फर के परमाणु S8 मतलब 8 सल्फर परमाणु जुड़े हैं, तो क्या करेगा, प्रत्येक सल्फर 2 सल्फर को एक एक परमाणु देके 2 एकल सहसंयोजी बंध बनाएगा और 8 की व्यवस्था इस अंगूठी के हिसाब से हो जाती है। देखिए, पहला सल्फर है 4 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार 8 सल्फर के अणु आपस में एक वलय के रूप में जुड़ जाते। देखिए, एक सल्फर 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का पास वाले 2 सल्फर से
एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। एस का प्रत्येक परमाणु, सल्फर का प्रत्येक परमाणु अन्य सल्फर के दो परमाणु से एकल बंध द्वारा अंगूठी जैसी संरचना बनाते। केवल आपको ये संरचना बनानी है। धन्यवाद। कक्षा 10 अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक। मेथेन के बाद में अगली संरचना पूछी जाती है, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। प्रश्न ये आता है कि एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो सबसे पहले एथेन का रासायनिक सूत्र होता है C2H6। इसका अर्थ हुआ इसमें 2 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु आपस में कैसे व्यवस्थित है। 2 कार्बन कार्बन एकल बंध के द्वारा जुड़ते हैं और प्रत्येक कार्बन से 3 अलग अलग हाइड्रोजन एकल बंध के द्वारा सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अब देखिए चित्र में, जैसे C और C ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्रत्येक C ने हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। इस प्रकार इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र में दिखाई गई है। जिन हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन और कार्बन के मध्य केवल एकल सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है, एथीन की संरचना एवं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एथेन और एथीन में अंतर ये होता है कि जो 2 कार्बन में एकल बंध था वहां द्विबंध होता है तो एथीन हो जाता है। एथीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, C2H4। जैसा देखो C डबल बॉन्ड C और दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन एकल बंध द्वारा जुड़ा रहता है। चित्र में देखिए दोनों कार्बन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इसलिए डबल बॉन्ड बनता है और बाकी बचे 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ वो एकल बंध बना लेता है। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। धन्यवाद। कक्षा 4 विज्ञान में आपका स्वागत है। अध्याय 4 हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के नाम एवं सूत्र। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? वे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की संरचना हो, इनके अलावा और कोई तत्व नहीं हो, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो वह कार्बनिक यौगिक जिसमें एक कार्बन होता है उसका नाम मेथेन होता है। इसका सूत्र होता है CH4। संरचना में देखिए एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन एकल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। यदि किसी संरचना में 2 हाइड्रोजन है तो उसका नाम एथेन होता है, जिसका सूत्र होता है C2H6। दोनों कार्बन के मध्य एकल सहसंयोजी बंध और प्रत्येक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है। यदि 3 कार्बन हो तो उस समय उसका नाम होता है प्रोपेन। रासायनिक सूत्र होगा C3H8 और सिंपल संरचना इसके सामने दे रखी है। यदि 4 कार्बन होते हैं तो उसका नाम होता है ब्यूटेन। सूत्र होगा C4H10। 4 कार्बन आपस में एकल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े और आवश्यक हाइड्रोजन जुड़े हुए। 5 कार्बन होने पर नाम होता है पेंटेन, जिसका रासायनिक सूत्र होगा C5H12। 5 कार्बन एकल सहसंयोजी बंध द्वारा रेखीय रूप से जुड़े रहते हैं और आवश्यक हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। यदि 6 कार्बन की संख्या है तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा हेक्सेन, जिसका रासायनिक सूत्र होगा C6H14। अब यदि 7 कार्बन है तो उसका नाम हेप्टेन होता है और रासायनिक सूत्र होगा C7H16। यदि 8 कार्बन है तो C8H18 और नाम होता है ऑक्टेन। 9 कार्बन की श्रृंखला का नाम होगा नोनेन और यदि 10 कार्बन है तो उस समय उसका नाम होगा डिकेन। अब देखिए कि आप इसका रासायनिक सूत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एक कार्बन है तो Cn की जगह 1 रख दो और H2n n की जगह 1 रखने पर 2 × 1/2 + 2 4 आ जाता है। 2 रखेंगे तो C2H6 आ जाएगा। n का मान 3 रखने पर C3H8 आ जाएगा। 4 रखने पर C4H10 आ जाएगा और 10 रख दे तो C10H22 आ जाता है। मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है। इनको अपन एल्केन श्रेणियां भी कहते हैं। अब कार्बन और ये सभी संतृप्त कार्बनिक यौगिक। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोहेक्सेन का सूत्र और संरचना बनाइए।
अब साइक्लो एक्शन की बनानी तो पहले हमें एक्शन के सोचना पड़ेगा। एक्शन का रासायनिक सूत्र होता है C6H14, लेकिन साइक्लो एक्शन का होगा C6H12। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होगा कि आप देखिए इसके अंदर इसका कंकाल दिखाया गया है। साइक्लो एक्शन के अंदर कंकाल के रूप में इस प्रकार जुड़ा रहता है, एक षष्ठकोणीय चतुर्भुज की तरह। अब इसमें प्रत्येक कार्बन से दो दो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं और प्रत्येक कार्बन एक एक कार्बन के द्वारा एकल सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। ये इसकी संरचना होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बेंजीन की संरचना और सूत्र बनाइए। तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H6। इसमें बेंजीन में 6 कार्बन आपस में षटकोणीय चतुर्भुज के अनुसार जुड़े रहते हैं। अब प्रत्येक जो कार्बन होता है वो दूसरे एक कार्बन के साथ द्विबंध के द्वारा और दूसरे कार्बन के द्वारा एकल बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। इस प्रकार इसकी 3 संयोजकता पूरी हो जाती है और एक इससे हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, इसलिए इसका सूत्र होगा C6H6 होता है। धन्यवाद। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लो एक्शन का सूत्र और संरचना बनाइए। अब साइक्लो एक्शन की बनानी तो पहले हमें एक्शन के सोचना पड़ेगा। एक्शन का रासायनिक सूत्र होता है C6H14, लेकिन साइक्लो एक्शन का होगा C6H12। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होगा कि आप देखिए इसके अंदर इसका कंकाल दिखाया गया है। साइक्लो एक्शन के अंदर कंकाल के रूप में इस प्रकार जुड़ा रहता है, एक षष्ठकोणीय चतुर्भुज की तरह। अब इसमें प्रत्येक कार्बन से दो दो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं और प्रत्येक कार्बन एक एक कार्बन के द्वारा एकल सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। ये इसकी संरचना होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बेंजीन की संरचना और सूत्र बनाइए। तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H6। इसमें बेंजीन में 6 कार्बन आपस में षटकोणीय चतुर्भुज के अनुसार जुड़े रहते हैं। अब प्रत्येक जो कार्बन होता है वो दूसरे एक कार्बन के साथ द्विबंध के द्वारा और दूसरे कार्बन के द्वारा एकल बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। इस प्रकार इसकी 3 संयोजकता पूरी हो जाती है और एक इससे हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, इसलिए इसका सूत्र होगा C6H6 होता है। धन्यवाद। विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 4 में आपका स्वागत है। कार्बन और उसके यौगिक पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न दे रखे हैं, पहला प्रश्न दे रखा है, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समअवयवों का बना सकते हैं? तो देखिए पेंटेन किसे कहते हैं? पेंटेन के अंदर 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन। 5 कार्बन की जो श्रृंखला होती है उसे पेंटेन कहते हैं और इनसे हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। अब इस श्रृंखला का और अपन कैसे बना सकते हैं कि इसका सूत्र तो C5H12 ही रहे, लेकिन इसकी व्यवस्था अलग रहे, उसे संरचनात्मक समअवयव कहते हैं। जैसे देखिए 4 कार्बन ऐसे जुड़े, 3 और 4, और एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये आइसोपेंटेन। इसका रासायनिक सूत्र तो C5H12 ही है। देखिए इसमें 12 हाइड्रोजन जुड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इससे हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो C5H12 है, लेकिन इसकी व्यवस्था अलग है। और व्यवस्था ऐसे कैसे बना सकते हैं जिसे नियोपेंटेन कहते हैं। उसमें 5 एक कार्बन है, इससे 4 कार्बन इस प्रकार से जुड़े रहते हैं और उनसे हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। दूसरा प्रश्न है इसके अंदर, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देते हैं या कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति पाई जाती है? ये प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि हमारे चारों ओर जो दुनिया उसमें जो भी यौगिक है उनमें कार्बन से बने यौगिकों की संख्या बाकी सभी तत्वों से बने यौगिकों से सबसे अधिक। ऐसा क्यों है? इसका पहला उत्तर होगा, कार्बन तत्व में कार्बन के अन्य तत्व से बंध बनाने की क्षमता होती है। कार्बन क्या करता है? अन्य कार्बन के साथ ऐसे श्रृंखला बनाता रहे, जैसे पेंटेन, हेक्सेन और भी ज़्यादा, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इसे संकलन का गुण कहते हैं। कार्बन आपस में, कार्बन और कार्बन के मध्य एकल, द्वि और त्रि तीनों बंध बन सकते हैं, जबकि दूसरे तत्वों में ऐसा नहीं पाया जाता है। दूसरा कारण है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण इसे चतुसंयोजक कहते हैं। ये होने के कारण इसकी अन्य तत्वों के साथ बंध बनाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये 2 कारण है कि कार्बन के यौगिक सबसे अधिक है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो साइक्लोपेंटेन का सूत्र क्या होता है? C5H10। इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, वो इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, 1 2
3, 4 और 5 और इनसे हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए। 5 कार्बन इस प्रकार से जुड़े हुए, आपस में एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है और प्रत्येक को एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और 2 हाइड्रोजन इनसे जुड़े रहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित यौगिकों के लिए संरचनाएं चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल। तो पहले आप सोचिए, एथेन एथेन की संरचना क्या होती है? 2 उसमें कार्बन होते हैं और उनसे हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। एथेनोइक कब बनेगा? जब इसमें एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ पर C डबल बॉन्ड O और OH यदि जुड़ जाए तो उसे एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। धन्यवाद। पेंटेन किसे कहते हैं? पेंटेन के अंदर 5 कार्बन होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन। 5 कार्बन की जो श्रृंखला होती है उसे पेंटेन कहते हैं और इनसे हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। अब इस श्रृंखला का और अपन कैसे बना सकते हैं कि इसका सूत्र तो C5H12 ही रहे, लेकिन इसकी व्यवस्था अलग रहे, उसे संरचनात्मक समावयव कहते हैं। जैसे देखिए, 4 कार्बन ऐसे जुड़े, 3 और 4 और एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये आइसोपेंटेन। इसका रासायनिक सूत्र तो C5H12 ही है। देखिए इसमें 12 हाइड्रोजन जुड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इससे हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो C5H12 है, लेकिन इसकी व्यवस्था अलग है। और व्यवस्था ऐसे कैसे बना सकते हैं? जिसे नियोपेंटेन कहते हैं। उसमें 1 कार्बन है, इससे 4 कार्बन इस प्रकार से जुड़े रहते हैं और उनसे हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। दूसरा प्रश्न है इसके अंदर, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देते हैं या कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति पाई जाती है? ये प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि हमारे चारों ओर जो दुनिया, उसमें जो भी यौगिक है उनमें कार्बन से बने यौगिकों की संख्या बाकी सभी तत्वों से बने यौगिकों से सबसे अधिक, ऐसा क्यों है? इसका पहला उत्तर होगा, कार्बन तत्व में कार्बन के अन्य तत्व से बंध बनाने की क्षमता होती है। कार्बन क्या करता है? अन्य कार्बन के साथ ऐसे श्रृंखला बनाता रहे, जैसे पेंटेन, हेक्सेन और भी ज़्यादा, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इसे संकलन का गुण कहते हैं। कार्बन आपस में, कार्बन और कार्बन के मध्य एकल, द्वि और त्रि तीनों बंध बन सकते हैं, जबकि दूसरे तत्वों में ऐसा नहीं पाया जाता है। दूसरा कारण है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण इसे चतुसंयोजक कहते हैं। ये होने के कारण इसकी अन्य तत्वों के साथ बंध बनाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये 2 कारण है कि कार्बन के यौगिक सबसे अधिक है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो साइक्लोपेंटेन का सूत्र क्या होता है? C5H10। इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, वो इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 और इनसे हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए। 5 कार्बन इस प्रकार से जुड़े हुए, आपस में एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है और प्रत्येक को एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और 2 हाइड्रोजन इनसे जुड़े रहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित यौगिकों के लिए संरचनाएं चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल। तो पहले आप सोचिए, एथेन की संरचना क्या होती है? 2 उसमें कार्बन होते हैं और उनसे हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। एथेनोइक कब बनेगा? जब इसमें एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ पर Br जुड़ा है, प्रक्रियात्मक समूह Br, इसलिए एथेन के आगे ब्रोमो लग जाता है, ब्रोमो एथेन इसका नाम होगा। दूसरा देखिए, इसका नाम बताना, एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन होने के कारण मेथेन है और प्रक्रियात्मक समूह इसमें जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH, जो एल्डिहाइड समूह होता है। इसके लिए एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या लगता है? Al। तो मेथेन के पीछे Al लगेगा, इसलिए इसका नाम हो जाता है मेथेनॉल। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, हमें ये संरचना दी गई और इसका नाम क्या है? तो सबसे पहले इसमें कार्बन काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 कार्बन होने के कारण इसका नाम हेक्सेन होगा। अब इसमें प्रक्रियात्मक समूह क्या जुड़ा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, कार्बन और कार्बन के मध्य त्रिबंध है। त्रिबंध एल्काइन समूह का होता है, इस समय हेक्सेन का नाम हो जाएगा हेक्सेन। यदि ये ब्यूटेन होता है तो क्या नाम होता है? इसका नाम होता है ब्यूटेन। अब हम पढ़ेंगे प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं। जब किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटा के कोई और तत्व जुड़ जाता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये नाम दे रखें, ये अगर जुड़ जाते हैं तो उसे प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे पहला प्रक्रियात्मक समूह है हेलो, जिसमें क्लोरो और ब्रोमो लगता है, पूर्व लगन Cl और Br जुड़ता है।
पूर्व लगन का नाम क्या हो गया? क्लोरो और ब्रोमो। जैसे यहाँ पर देखिए ये नाम हुआ था, इसका नाम क्या लिखा था हमने? ब्रोमो एथेन। क्लोरीन होता है तो क्या लिखते हैं? क्लोरो एथेन। दूसरा प्रकारात्मक समूह है आपके एल्कोहल। एल्कोहल में क्या जुड़ता है? एल्कोहल में OH जुड़ता है। अनुलग्न क्या लगता है? OL। एथेन होगा और एथेन के जुड़ेगा तो एथेनॉल हो जाता है। प्रोपेन के जुड़ता है तो प्रोपेनॉल हो जाता है। तीसरा प्रकारात्मक समूह क्या है? एल्डिहाइड। इसमें क्या जुड़ता है? C डबल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड H की जगह जुड़ जाता है। अनुलग्न क्या लगता है? Al। एथेन होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनेल। क्या नाम हो जाएगा? एथेनेल। अगला प्रकारात्मक समूह है कीटोन। कीटोन के अंदर ये जो ये C होता है, बीच में हाइड्रोकार्बन में C डबल बॉन्ड O जुड़ता है। अनुलग्न क्या लगता है? ONE ऑन। प्रोपेन होगा तो प्रोपेन का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। एथेन होगा तो एथेन का नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉन। अगला प्रकारात्मक समूह कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, गोले में दिखाया गया है। इसमें क्या जुड़ता है? C डबल बॉन्ड O और OH। इसका अनुलग्न क्या लगेगा? ऑइक। प्रोपेन के साथ जुड़ेगा नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक। ब्यूटेन के साथ जुड़ेगा तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक। इनमें से हर साल एक सवाल पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि एल्कोहल का अनु फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होगा OH। अनुलग्न क्या जुड़ेगा? OL। दूसरा पूछ लिया गया आपसे कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला क्या होगा? C डबल बॉन्ड O। अनुलग्न क्या लगेगा? ऑन। और नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन का प्रोपेनॉन। धन्यवाद। कार्बन कितने? देखो, एक कार्बन और दो कार्बन। दो कार्बन होने के कारण इसका नाम एथेन होगा। और प्रकारात्मक समूह क्या जुड़ा हुआ है? Br जुड़ा है। प्रकारात्मक समूह Br, इसलिए एथेन के आगे ब्रोमो लग जाता है, ब्रोमो एथेन इसका नाम होगा। दूसरा देखिए, इसका नाम बताना। एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन होने के कारण मेथेन है। और प्रकारात्मक समूह इसमें जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, जो एल्डिहाइड समूह होता है। इसके लिए एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या लगता है? Al। तो मेथेन के पीछे Al लगेगा, इसलिए इसका नाम हो जाता है मेथेनेल। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, हमें ये संरचना दी गई और इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले इसमें कार्बन काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन होने के कारण इसका नाम हेक्सेन होगा। अब इसमें प्रकारात्मक समूह क्या जुड़ा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। कार्बन और कार्बन के मध्य त्रिबंध है। त्रिबंध एल्काइन समूह का होता है। इस समय हेक्सेन का नाम हो जाएगा हेक्सेन। यदि ये ब्यूटेन होता है तो क्या नाम होता है? इसका नाम होता है ब्यूटेन। अब हम पढ़ेंगे प्रकारात्मक समूह किसे कहते हैं। जब किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटा के कोई और तत्व जुड़ जाता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये नाम दे रखें, ये अगर जुड़ जाते हैं तो उसे प्रकारात्मक समूह कहते हैं। जैसे पहला प्रकारात्मक समूह है हेलो, जिसमें क्लोरो और ब्रोमो लगता है। पूर्व लगन Cl और Br जुड़ता है। पूर्व लगन का नाम क्या हो गया? क्लोरो और ब्रोमो। जैसे यहाँ पर देखिए ये नाम हुआ था, इसका नाम क्या लिखा था हमने? ब्रोमो एथेन। क्लोरीन होता है तो क्या लिखते हैं? क्लोरो एथेन। दूसरा प्रकारात्मक समूह है आपके एल्कोहल। एल्कोहल में क्या जुड़ता है? एल्कोहल में OH जुड़ता है। अनुलग्न क्या लगता है? OL। एथेन होगा और एथेन के जुड़ेगा तो एथेनॉल हो जाता है। प्रोपेन के जुड़ता है तो प्रोपेनॉल हो जाता है। तीसरा प्रकारात्मक समूह क्या है? एल्डिहाइड। इसमें क्या जुड़ता है? C डबल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड H की जगह जुड़ जाता है। अनुलग्न क्या लगता है? Al। एथेन होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनेल। क्या नाम हो जाएगा? एथेनेल। अगला प्रकारात्मक समूह है कीटोन। कीटोन के अंदर ये जो ये C होता है, बीच में हाइड्रोकार्बन में C डबल बॉन्ड O जुड़ता है। अनुलग्न क्या लगता है? ONE ऑन। प्रोपेन होगा तो प्रोपेन का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। एथेन होगा तो एथेन का नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉन। अगला प्रकारात्मक समूह कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, गोले में दिखाया गया है। इसमें क्या जुड़ता है? C डबल बॉन्ड O और OH। इसका अनुलग्न क्या लगेगा? ऑइक। प्रोपेन के साथ जुड़ेगा नाम क्या हो जाएगा? पार्ट 4। पार्ट के अंदर जो प्रश्न दिए रखे हैं उसमें दे रखे आपको कि ब्रोमोपेंटेन की आपको संरचना बनानी। अब आप इसकी संरचना कैसे बनेंगे? संरचना बनाने के लिए सबसे पहले आप सोचिए, पेंटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C5H12। इसे पेंटेन कहते हैं। इसमें कितने कार्बन होते हैं? 5। ये एक कार्बन, ये दूसरा, तीसरा कार्बन, चौथा और 5। अब इस 5 कार्बन में जो ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन की जगह कौन जुड़ जाता है? Br जुड़ जाता है, ब्रोमो। इसलिए इसका नाम ब्रोमोपेंटेन होता है। एक हाइड्रोजन कम हो गया तो ब्रोमोपेंटेन का सूत्र क्या होगा? C5H11Br। इसे ब्रोमोपेंटेन कहते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया ब्यूटेनॉन की संरचना बनाइए। तो आप सोचिए ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन के अंदर कितने कार्बन होते हैं? ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन होते हैं, C4H10 होता है। अब इसमें क्या होगा, जब इसके अंदर C डबल बॉन्ड O जुड़ेगा, इस हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा और इसकी जगह C डबल बॉन्ड O जुड़ जाता है। इससे 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, एक और एक, 2 हाइड्रोजन जुड़ के C डबल बॉन्ड O आ जाता है। तो इसका ब्यूटेनॉन का सूत्र क्या होगा? C2H5COCH3। ये 2 C2 और इससे 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 और 5, फिर CO, ये C और ये ऊपर वाला O, और फिर ये C और H3, 1 2 और 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र है C2H5COCH3। ये इसकी संरचना होती है। अगला है एक्सेनएल की संरचना बनाइए। तो सबसे पहले आप सोचिए कि एक्सेनएल मतलब 6 कार्बन होंगे। एक्सेन की जो रासायनिक सूत्र होता है वह C6H14, इसमें 6 कार्बन होते हैं। अब हेक्सेनएल होगा, इसमें क्या होगा? C डबल बॉन्ड O जुड़ेगा, कौन से? लास्ट वाले, इस लास्ट वाले कार्बन से, और 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन हट गए इससे। तो इसका सूत्र होता है C5H11CHO। इसका नाम होता है एक्सेनएल। धन्यवाद। उनकी यौगिकों की अलग अलग अभिक्रियाएं कैसे होती? कार्बनिक यौगिक का दहन करते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन होकर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा, मतलब बहुत सारी ऊष्मा मिलती है, प्रकाश, उसके साथ प्रकाश तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये कार्बनिक यौगिक करते हैं। अब कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हो गए जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध होते हैं। तो उनसे जो ईंधन होते हैं वो स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, मतलब एकदम स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न होगी, लेकिन वायु की सीमित मात्रा होने पर, लेकिन वायु की मतलब ऑक्सीजन की कमी होने पर वो भी काली ज्वाला देता है। अतः स्टोव के वायु छिद्र के अवरुद्ध नहीं होना देना चाहिए। अगर हमारा गैस है उसमें यदि छिद्र अवरुद्ध है तो उसमें काली ज्वाला देता है, वरना ये स्वच्छ ज्वाला देता है। तो उसे अवरुद्ध नहीं होना दे ताकि ईंधन व्यर्थ नहीं हो। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उसे क्यों अवरुद्ध नहीं होने देना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन की कमी न हो और दहन आसानी से हो सके। दूसरा होता है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य एक या एक से अधिक द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं। के दहन पर अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला होगी। असंतृप्त कार्बन यौगिक तो चाहे ऑक्सीजन ज्यादा है फिर भी दहन में काला धुआं देता है, और संतृप्त काला नहीं देता है। कब? जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, कम होने पर वो भी देता है। तीसरा है कोयले तथा पेट्रोल कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर तत्व पाए जाते हैं, अतः उनके दहन पर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जो प्रदूषक होते हैं। अभिक्रिया के द्वारा इसको कैसे दर्शाएंगे? अभिक्रिया के द्वारा दर्शाना है, जैसे ये अभिक्रिया इसकी दे रखी है, C+O2 CO2 ऊष्मा प्लस प्रकाश। दूसरी अभिक्रिया दे रखी CH4+O2 CO2 H2O ऊष्मा और प्रकाश। तीसरी अभिक्रिया दे रखी CH3 CH2OH प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। अगला है कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण। दहन से कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होते हैं, जिसे अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। ऑक्सीकरण का अर्थ है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे इस उदाहरण में देखिए CH3 CH2OH, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये एथेनॉल है। इसकी सारी KMnO4 और अम्लीकृत K2Cr2O7 की उपस्थिति और ऊष्मा देने पर ये किस में बदल जाता है? CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। अब इसमें देखिए अभिक्रिया होने से पहले एक O था और अब कितने ऑक्सीजन जुड़ गए? 2। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ये किन की उपस्थिति में होता है? KMnO4 और K2Cr2O7, जिसे सारे पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। ये ऑक्सीजन जोड़ता है, इसलिए इन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है। धन्यवाद। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक में आपका स्वागत है। अब आगे है कार्बनिक यौगिकों का दहन। हमने कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा। अब इनका दहन होगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी? कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन होता है, तब क्या होता है? कोई ऑक्सीजन से अभिक्रिया होता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया होकर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तीनों चीज़ें बनती है। अब बात की जाए संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिनमें कार्बन और कार्बन की श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल सहसंयोजी बंध हो। सामान्यतः उज्ज्वल ज्वाला उत्पन्न करते हैं, अच्छी ज्वाला उत्पन्न करते हैं, जिसे ईंधन का ह्रास नहीं होता है, जैसे मैथेन, एथेन।
लेकिन वायु की सीमित मात्रा होने पर, वायु की सीमित मतलब ऑक्सीजन की कमी होने पर काली ज्वाला देते हैं। अतः स्टोव के वायु के छिद्र को अवरुद्ध नहीं होने देना चाहिए। हमारे जो गैस होते हैं उनमें जो बर्नर होता है उसमें से छिद्र होते हैं, उससे ऑक्सीजन दहन के लिए पर्याप्त मात्रा मिलती है, लेकिन वो अवरुद्ध होने पर उसे ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण पीली ज्वाला जलती है और इससे ईंधन भी व्यर्थ होता है। अतः ऐसा नहीं होने देना चाहिए। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, स्टोव के वायु के छिद्रों को अवरुद्ध क्यों नहीं होने देना चाहिए? ये अंदर से प्रश्न बन सकता है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के दहन होने पर अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। असंतृप्त मतलब कार्बन और कार्बन के बाद द्वि या त्रिबंध है, एक या एक से ज़्यादा, तो वो स्वच्छ ज्वाला न देकर काले धुएं की ज्वाला देते हैं। कोयला तथा पेट्रोल में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होते हैं, अतः उनके दहन पर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जो प्रदूषक होते हैं। ये हम प्रदूषण वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसके उदाहरण होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दहन करने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश बनाएगा। CH4 मेथेन, ये दहन पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। तीसरा है कौन? इसके अंदर देखिए ये CH3CH2OH एथेनॉल, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 प्लस H2O ऊष्मा तथा प्रकाश, ये चार चीज़ें बनाता है। नेक्स्ट है आपके कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण। इसके बारे में, कार्बनिक यौगिकों का जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है? दहन से कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत हो जाते हैं। दहन करने पर क्या होता है? कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ये हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। दहन क्या होता है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऊपर वाली ये तीनों अभिक्रिया जो दिख रही है, इन तीनों में देखिए, यहाँ पर कार्बन था, दहन ऑक्सीजन से अभिक्रिया और CO2 बन गया, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया, जिनमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3CH2OH, OH इसमें जुड़ता है। इससे क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, CH3COOH, इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अभी एक परिवर्तित होता है, उस समय हमें किन की उपस्थिति में होता है? उत्प्रेरक कौन होते हैं? सारी KMnO4 या अम्लीकृत K2Cr2O7। अब ये इन दोनों की उपस्थिति में क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर CH3CH2OH, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 1, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं? 2, मतलब ऑक्सीजन बढ़ रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। सारी पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को ऑक्सीकृत करता है, अतः इन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए साथ बने रहे, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कक्षा 10 विज्ञान, कार्बन और उसके यौगिक, अध्याय 4 में आपका नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिकों में संकलन अभिक्रिया। कार्बनिक यौगिक संकलन अभिक्रिया कैसे करता है? इसके अंदर अब देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध हो, एक या एक से ज्यादा, कि उत्प्रेरक कौन से हैं? पैलेडियम और निकल की उपस्थिति में। ये सवाल पूछा जाता है, कौन सा उत्प्रेरक पैलेडियम और निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़कर, मतलब इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो हाइड्रोजन संकलन अभिक्रिया करवाई जाती है। वनस्पति जो तेल होते हैं, इनमें जब हाइड्रोजन जोड़ा जाता है तो उस समय इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। देखिए आपके सामने यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, कार्बन और कार्बन के, मतलब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इसकी हम निकेल और पैलेडियम के उपस्थिति में हाइड्रोजन इसमें जोड़ते हैं, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में जो ये C डबल बॉन्ड O है, ये टूटकर C डबल बॉन्ड O सिंगल बन जाता है और 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाते हैं। मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस में बदल रहा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल रहा है। इसे संयोजनीय अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा, इसमें हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों के प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनअभिकृत होते हैं। अत्यधिक अनअभिकृत का अर्थ है वो अभिक्रिया कम करते, फिर भी वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में इन हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। उदाहरण के लिए देखिए CH4 मेथेन, इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया करवाई जाए। उत्प्रेरक कौन है? सनलाइट की उपस्थिति में करवाने पर CH4Cl बन गया, मतलब हाइड्रोजन हट गया और कौन जुड़ गया? क्लोरीन जुड़ गया और HCl बनता है। इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। अब किताब के अंदर एक प्रश्न पूछा गया है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण
अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहेंगे। तो यहाँ देखिए आप CH3CH2OH जिसे एथेनॉल के नाम से जाना जाता है, इसकी हम जब सारी KMnO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो इससे क्या बन रहा है, क्या बन रहा है CH3COOH। मतलब यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर दो ऑक्सीजन जुड़ गए, दो ऑक्सीजन जुड़ने के कारण एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनता है। ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसीलिए एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। धन्यवाद। उसके यौगिक पाठ के अंतर्गत दूसरा प्रश्न दे रखा है। ये पाठ के अंदर जो प्रश्न दे रखे होते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऑक्सीजन तथा एथेन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि एथेन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों है। देखिए एथेन तथा ऑक्सीजन, एथेन क्या है, एक तरह का संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की प्रचुर उपस्थिति में तो स्वच्छ ज्वाला देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की जब कम उपस्थिति होती है तो ये काली या पीली ज्वाला देते हैं और उसमें ईंधन भी ज़्यादा लगता है। इसलिए वायु के में ऑक्सीजन की कमी रहती है तो उस मिश्रण का उपयोग न करके प्योर ऑक्सीजन और एथेन का उपयोग किया जाता है, ताकि ऊर्जा व्यर्थ भी नहीं हो और स्वच्छ ऊर्जा मिले। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके अंदर या टॉपिक है एथेनॉल के गुणधर्म। इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि एथेनॉल एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है। एथेनॉल का सूत्र है CH3CH2OH, ये एथेनॉल का सूत्र होता है। दूसरा, कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के जो भी ताप होगा उस पर ये द्रव अवस्था में रहेगी। तीसरी बात, इससे एल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल को एल्कोहल के नाम में जाना जाता है, जो सभी पेय का महत्वपूर्ण पदार्थ है। सभी पदार्थ पेय पदार्थ होते हैं उनमें लगभग एल्कोहल की मात्रा होती है, चाहे फलों का रस है, चाहे खाना है, चाहे। चौथा, एथेनॉल एक अच्छा विलायक है। एथेनॉल एक विलायक, इसमें किसी भी वस्तु को घोलने का गुण ज़्यादा होता है, अतः इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, जो आपके लगने पर आयोडीन लगाया जाता है, वो अल्कोहल में बना होता है। कफ सिरप, हमारी जो कफ सिरप होती है खांसी की दवाई, उसमें दवाई को अल्कोहल में मिला के हमें दिया जाता है और उसको पीने के बाद हमें थोड़ा नशा भी होता है। टॉनिक मतलब दवाइयों में भी अल्कोहल का उपयोग करते हैं। पाँचवा इसका गुण, इसे किसी भी मात्रा में जल में मिलाया जा सकता है। अल्कोहल या एथेनॉल दोनों एक ही चीज़ है, इसको जल में भी हम जिस मात्रा में मिलाना चाहिए उससे मिला सकते हैं। इसके उपयोग से नशा आता है। इसका यदि हम उपयोग करते हैं तो ये शराब का काम करता है, जो कि निंदनीय है, इसे हमें बचना चाहिए। छठा है, शुद्ध अल्कोहल सेवन काफ़ी घातक है। इसका सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत घातक माना जाता है, अतः इसका हमें उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। अब इसकी कुछ अभिक्रियाएँ वो भी पूछी जाती है, जैसे 2Na सोडियम प्लस 2CH3CH2OH जो एथेनॉल, इनकी अभिक्रिया कराने पर 2CH3CH2ONA बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। मतलब सोडियम धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, और हाइड्रोजन धातु किससे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, अम्ल से करके भी देते हैं, जो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था। दूसरी अभिक्रिया इसकी CH3CH2OH एथेनॉल है, इसको 443 केल्विन पर गर्म सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 का अर्थ है, इसका नाम होता है एथीन। दो पर कार्बन है और डबल बॉन्ड इसका एथीन हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। साथ में ये जल को अलग कर देता है, मतलब ये अल्कोहल के निर्जलीकरण में काम आता है। सातवां है, अल्कोहल एथेनॉल का उपयोग कुछ देशों में पेट्रोल के साथ ईंधन भी करते हैं। गन्ने से जो रस निकलता है उससे एथेनॉल बनाया जाता है और इस एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर कुछ देशों में ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक, एक महत्वपूर्ण टॉपिक एथेनोइक अम्ल के बारे में। एथेनोइक अम्ल से लगभग एक सवाल पूछा जाता है, क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं ये भी बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। जैसा कि रासायनिक सूत्र यहाँ पर दे रखा है CH3COOH, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। अब बात करते हैं इसके क्या क्या गुण होते हैं। जैसे एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसका प्रचलित जो नाम है वो है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, जो दुर्बल अम्ल है। अब इस एसिटिक अम्ल मतलब एथेनोइक अम्ल के 3-4% विलयन को सिरका कहते हैं।
जो अचार परिरक्षक के रूप में काम आ जाता है। तो ये पूछा जाता है एक ऐसी चीज़ जो अचार परिरक्षक के रूप में काम आते है वो होती है। तो उत्तर होगा एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। अब एक इसी एसिटिक अम्ल की एक अभिक्रिया जिसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और जो अभिक्रिया नाम की होती है उनसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, जैसे क्लोरसार अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया, थर्माइट अभिक्रिया, ये सब जरूर पूछे जाते हैं। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया किया है एथेनोइक अम्ल CH3COOH। किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कोई भी अम्ल है उस उत्प्रेरक की उपस्थिति में शुद्ध एथेनॉल से क्रिया कर एस्टर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एथेनोइक अम्ल दे रखा है CH3COH, ये किससे अभिक्रिया करेगा? शुद्ध एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो एथेनॉल कहलाता है। ये किसकी उपस्थिति? अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके CH3C बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O बनाते हैं, जिसे एस्टर के नाम से जाना जाता है। और साथ में क्या होता है? जल। इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें जो एस्टर बन रहा है वो मृदु गंध वाला होता है, मतलब सुगंधित होता है, इसलिए इसका उपयोग इत्र और स्वाद पैदा करने के लिए किया जाता है। अगली ये साबुनीकरण अभिक्रिया, ये भी साबुन के नाम से तो ये भी पूछी जाती है। एस्टर सार उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल, कार्बोक्जिलिक अम्ल तथा सोडियम लवण बनाते हैं, जिसे साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये एस्टर की दे रखा है सूत्र CH3COOC2H5। देखो ये कहाँ से आया? यहाँ से CH3COOCH2, इसे एस्टर कहते हैं। ये किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में क्या बनाता है? C2H5OH एल्कोहल और सोडियम लवण CH3COONA, इसे साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये CH3COONA है, ये साबुन का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। धन्यवाद। 4 कार्बन और उसके यौगिक का अंतिम टॉपिक है साबुन और अपमार्जक। इसमें से हर वर्ष बोर्ड में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, क्योंकि ये अलग से एक प्रश्न बन जाता है और इसके बारे में पूछा ही जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं साबुन होता क्या है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्लों के सोडियम Na और पोटेशियम के, या तो सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। अब कार्बोक्जिलिक अम्ल क्या होता है? आपने पहले पढ़ा, जैसे मेथेन के साथ कार्बोक्जिलिक प्रक्रियात्मक समूह जुड़ जाए तो मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ये छोटे श्रृंखला है लेकिन लंबी श्रृंखला वाले होते हैं। ये क्या करते हैं? तेल की गंदगी के तेल के कण के चारों ओर साबुन का कार्बनिक भाग, तेल का, जैसे इस देखिए चित्र के अंदर ये तेल का कण है और इसके चारों ओर साबुन का कार्बनिक भाग, इसको चारों ओर से घेर लेता है। और आयनिक भाग कौन सा होता है? जैसे सोडियम लवण है तो Na+ और पोटेशियम है तो K+, ये बार की तरफ ऐसे जुड़ जाता है। अब इसमें जो ये कार्बनिक भाग होता है ये जल विरागी होता है, मतलब ये जल से प्रेम न करके तेल से प्रेम करता है, इसलिए तेल के साथ ये बंध बनाता है। और इसका जो आयनिक भाग Na+ होता है ये जल रागी होता है, जल से प्रेम करता है, इसलिए जल से जुड़ा रहता है। इस प्रकार ये तेल को चारों ओर से घेर लेता है और ये करके एक मिसेल की संरचना बनाते हैं। अब ये मिसेल तेल की गंदगी कैसे साफ करते हैं? जैसे एक उदाहरण आप दे रखा है, ये चित्र से आप समझा सकते हो और फिर इसका डिस्क्रिप्शन आप अपने मन से लिख देना। जैसे कि चित्र में एक कपड़ा दे रखा है, ये कपड़े पर एक तेल की गंदगी है और ये तेल एक कण है। अब इसको ये साबुन का एक भाग है जिसका कलर नहीं किया हुआ है, वो जल विरागी कार्बनिक भाग है, और कलर कर रखा है वो जल रागी जो जल से क्रिया करेगा। अब इसमें देखिए कार्बनिक भाग है साबुन का, वो तो तेल से क्रिया कर रहा है, और आयनिक भाग है वो जल से क्रिया करके तेल के अणु को चारों ओर से घेर लेते और एक मिसेल की संरचना बना लेते। ये मिसेल बनकर, और ये क्या करता है? कपड़े में से तेल की गंदगी को हटा देता है। और जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जरूर इसको